इधर सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को तेजी से आगे बढ़ाने में प्रगति प्लेटफॉर्म की क्या भूमिका रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव वी उमाशंकर ने प्रगति के जरिए अटके प्रोजेक्ट्स और राज्यों के साथ तालमेल और आगे की रणनीति पर खुलकर बातचीत की। हमारे संवाददाता समीर दीक्षित ने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की। प्रगति प्लेटफॉर्म का जिक्र जब भी होता है तो जहन में ये आता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी उसमें लगातार बैठकें करते हैं और खुद उसमें दिलचस्पी लेते हैं। आप एक दो उदाहरण से अगर ये बता पाएं कि अभी तक इससे आपको क्या लाभ हुआ और इसने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को अधिक गति देने के लिए, पुश देने के लिए कितना फायदा पहुंचा है। इसमें तो लाभ तो निश्चित ही जहाँ तक प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन की बात है, इम्प्लीमेंटेशन की बात है, उसमें तो बहुत लाभ हुआ है। कि सड़कें बनाने में हमें प्रदेश सरकारों की और कई पर प्रदेश सरकार की निचली सरकार की भी हमें सहयोग की ज़रूरत पड़ती है। और ये प्रगति के पहले, क्योंकि मैं राज्य सरकार के टाइम में देख रहा था इस विषय को जब मैं हरियाणा में था, तो कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जिसमें सारे जो कंसर्न है वो एक ही प्लेटफॉर्म में आए और आपस में समन्वय बना पाए। प्रगति ने इस कहानी को आगे बढ़ाया। उसके अंत में प्रधानमंत्री जी जब खुद रिव्यू करते हैं तो उसमें अहमियत भी अपने आप आ जाती है, उसकी इम्पोर्टेंस भी अपने आप आ जाती है। उदाहरण के तौर पर अगर एक प्रोजेक्ट का ही ले लूँ तो ये वाराणसी रांची कोलकाता का हमारा जो प्रोजेक्ट है, एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट है, जो यूपी से चल के आपके कोलकाता तक जानी है। उसमें बिहार और झारखंड में हमारी कई ऐसे समस्या आ गई थी जिसको हमें सुलझाने में दिक्कत आ रही थी। सबसे बड़ी समस्या बिहार की ये थी कि बगल के प्रदेश उत्तर प्रदेश में तो हम मुआवजे की जो कैलकुलेशन थी, निर्धारण थी, वो 3 गुना ज़्यादा थी बिहार में बगल वाले गांव की। तो कहीं वहाँ झगड़े भी पड़ गए थे। चूंकि ये प्रगति वाले में आ गया तो प्रदेश सरकार और हम बैठ के उसमें एक रास्ता निकाले जिससे प्रोजेक्ट आगे बढ़ पाए। अदरवाइज हम भी अपने कानून लेके बैठ जाएंगे, वो भी अपने कानून लेके बैठ जाएंगे और लोगों की जो दुख दर्द होगी है, वो तो प्रदेश सरकार ने देखनी है। तो ये प्रोजेक्ट कभी सिरे नहीं चढ़ना था। तो एक बीच का रास्ता निकाला गया था जिसमें हमारी भी सहमति बनी, प्रदेश सरकार की भी सहमति बनी और कुल मिला के लोगों की भी सहमति बनी, और जिसके कारण अब प्रोजेक्ट आगे बढ़ पाया। तो ये जो है प्रगति के जो मैकेनिज्म में आने के बाद एक तरह से सभी को मजबूर कर जाता है, प्रदेश सरकार हो या हमारे लिए, कि हम मिल बैठ के कोई एक सॉल्यूशन निकालें। एक और प्रदेश की ऐसी समस्या आई थी जहाँ पर उन्होंने ऐसी नीति बना ली थी कि अगर मिट्टी की ज़रूरत पड़े तो NHAI ने पहले ज़मीन का अधिग्रहण करना है, उससे मिट्टी निकालने के लिए अनुमति लेनी है, मिट्टी निकालने के बाद उसको जोहड़ बनाना है, जोहड़ में पानी लाने का साधन करना है और उसके बाद हस्तांतरण करना है मुफ्त प्रदेश को। तो ऐसी नीति तो चलने लायक थी ही नहीं। तो जब ये विषय उठा कि मिट्टी नहीं मिल रही है हमें और प्रगति में आ गया था, तब प्रदेश सरकार ने भी जब इसको अपनी नीति को थोड़ा गहन से देखा तो उनको भी लगा कि ये नीति तो चलने लायक है ही नहीं, और एक तरह से यही कहने वाली बात हो गई थी कि ये प्रदेश में कहीं भी मिट्टी नहीं मिलेगी। तो नीति बदलने की बात तो शुरू हुई, लेकिन उस बीच में कुछ और उन्होंने अपनी सॉल्यूशन निकाल के मिट्टी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए, जिसमें प्रदेश का भी फायदा हो, प्रोजेक्ट भी आगे लेके चल पाए, उसमें बीच का एक सॉल्यूशन निकाल पाए थे। तो मोटे तौर पे यही बात है कि कुछ समस्या होती है जो एक साथ बैठते हैं तब जाके उसका सॉल्यूशन निकालता है, और प्रगति इस तरह का प्लेटफॉर्म है तो जिसमें के जरिए भी बता दीजिए कि अब तक इस प्रगति से कितना प्रगति आप हासिल कर पाए, कितने प्रोजेक्ट आपको लगता था कि अटके हुए थे, इस एक प्लेटफॉर्म पे आने से उसमें वो अड़चनें दूर हुई। अगर आंकड़े देखें तो पिछले 11 सालों में 2335 ऐसी समस्याएं थी, प्रोजेक्ट के रिलेटेड समस्याएं थी
जो प्रगति के प्लेटफॉर्म में डाला गया था, और उसमें से 2222 ऐसे विषय हैं जिनका समाधान निकल पाया। तो आप जितने आप इश्यूज की हम सूचना दे रहा हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर प्रोजेक्ट्स अभी देश में अगर चल रही है तो सड़क परिवहन की चल रही है इन टर्म्स ऑफ शेयर नंबर्स। उसके अलावा तो कई सारे और चल रहे हैं, विभिन्न विभागें, रेलवे मंत्रालय के ले लें या बिजली मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय के ले लें या जल शक्ति मंत्रालय के ले लें। लेकिन जो स्प्रेड यानी देश के हर कोने तक का अगर कोई काम है, या सड़क परिवहन का है या थोड़ा बहुत रेलवेज का है, तो हमारे यहाँ समस्या भी इस तरह की कई सारी आती हैं, पर उसका समाधान भी आप देख रहे हो, उसकी 95% जो समस्याएं आई हैं उसका समाधान निकाल लिए हैं। ये भी एक बहुत बड़ी संख्या और पिछले 11 साल की आंकड़े हैं। और वही प्रोजेक्ट अगर पश्चिम बंगाल में है, तेलंगाना में है, पंजाब में है, इसमें मैं कोई अंतर लगा नहीं है फ्रैंकली। कुछ प्रदेशों में थोड़ी और हमें शक्ति लगानी पड़ती है, लेकिन प्रगति के प्लेटफॉर्म में आने के बाद ऐसी समस्या नहीं आई। मैं केरल का उदाहरण दे सकता हूँ, जहाँ मिट्टी मिलने में समस्या थी, और केरल वैसा भी बहुत ही डेंस है, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा प्रदेशों में से है। जब ये NH की प्रोजेक्ट्स करने की जब बात आई और ये विषय आगे उठा, तो और एनवायरमेंटल क्लियरेंस की भी समस्या आई, तो प्रदेश ने मिल बैठ के अपने पर्यावरण विभाग से भी बात करके उन्होंने एक ब्लैंकेट ऑर्डर हमें दिला दिया कि मिट्टी कहाँ से और कैसे उठा सकते हैं। तो उससे हमारे लिए भी बिल्कुल आसान हो गया कि इसी जो ऑर्डर है, नीति है, उसके बेसिस में ठेकेदारों को भी क्लियर हो गया कि कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, क्या उसके लिए उन्होंने काम करने, किस तरह की उन्होंने परमिशन लेनी है, सब क्लियर हो गया और उसमें एक अड़चन नहीं आई उसके बाद। तो ये भी है कि प्रदेश, इसमें ऐसी बात नहीं है, आफ्टरऑल कोई सड़क बनती है तो उसमें उस संबंधित प्रदेश का भी तो फायदा तो है, सभी का फायदा, और उस प्रदेश को खासकर फायदा है। एक नई विकास के लिए एक नया केंद्र बिंदु बन जाता है। जो एग्जिस्टिंग फास्टैग यूज़र है, क्योंकि वो बेस बड़ा है, मोर देन 98% फास्टैग यूज़र्स हैं, तो आपका एक मेजर कलेक्शन फास्टैग के जरिए आ रहा है और आप एक नई टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो एग्जिस्टिंग यूज़र्स को ये संशय रहता है कि इस मौजूदा जो सिस्टम है इसका क्या होगा, हम कैसे शिफ्ट करेंगे। तो इसको लेकर के अगर आप कुछ क्लैरिटी देना चाहें। पेमेंट तो फिर भी फास्टैग से ही होना है, ठीक है, तो फास्टैग पेमेंट की प्रक्रिया होगी। तो दो चीज अलग हम देख लेते, एक तो है कि टोलिंग की प्रक्रिया, एक है पेमेंट की प्रक्रिया। जो टोलिंग की प्रक्रिया है, हम जो असुविधा टोल प्लाजास के कारण हो रही है उसका समाधान करने के लिए हम एक नई टेक्नोलॉजी ले आ रहे हैं जिसको मल्टी लेन फ्री फ्लो कर रहे हैं, जिसका हमने कुछ जगह के लिए अभी कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड भी कर दिए हैं, और इसमें बैंक्स को हमने आगे लिया है, ऑन बोर्ड किया है। तो इसमें जो प्राइमरी बिडर है वो बैंक है, और जो पेमेंट का मैकेनिज्म सिस्टम होगा वो फास्टैग के माध्यम से ही होगा, और उसको हम इंटरलिंक कर रहे हैं वाहन के साथ। तो गाड़ी की जो सारी डिटेल है वो हमारे पास तो वाहन में है ऑलरेडी है, ठीक है। सो हमें कोई आदमी बिठा के उससे गाड़ी का नंबर पंच कराने की तो ज़रूरत है ही नहीं, और जैसे ही गाड़ी का नंबर आपका मिल जाता है तो उसमें उसकी डिटेल भी सारी मिल जाती है, और उसका फास्टैग तो अगर है तो फास्टैग के माध्यम से टोल हो जाएगी। हमने यूपीआई शुरू किया था 15 नवंबर 2025 से, यानी पिछले साल नवंबर से हमने यूपीआई बेस्ड भी शुरू कर दिया था। अब यूपीआई इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर फास्टैग, इट इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर कैश। कैश की अभी जो है पेमेंट की मात्रा तकरीबन जो 2% थी, उसमें वो कम हो गया है अभी, और हमारी ये है कि अप्रैल 1 से हम कैश को ख़त्म करेंगे, और फास्टैग जिसको लेना है वो फास्टैग से हो जाएगा, जिसको फास्टैग नहीं लेना किसी कारणवश तो यूपीआई से कर ले। और हम तो मानते हैं कि अगर 4 पहिया गाड़ी है तो यूपीआई तो बैंक अकाउंट में होगा, यूपीआई तो होगा ही। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि फास्टैग आपको लेना ही है, हाँ ले तो और बेहतर,
क्योंकि उसमें आपकी एडिशनल कॉस्ट एक लगती है। अगर नहीं लेना है तो आपका यूपीआई से हो जाएगा, और मल्टी लेन फ्री फ्लो में है तो आपका वाहन के माध्यम से कलेक्शन होगा, आपका फास्टैग है तो कट जाएगा, नहीं है तो आपके वाहन के अकाउंट में खड़ा रह जाएगा, और अगर वो पेमेंट नहीं हुई है तो आपको ट्रांसपोर्ट की दूसरी सुविधाएं नहीं मिलेगी। आपका परमिट रिन्यूअल नहीं होगा, आपका फिटनेस नहीं क्लियर होगा, तो इंश्योरेंस में समस्या आएगी। सो कई विषय में वहाँ फंस जाएंगे। तो ये है कि पेमेंट तो आएगी, अब सुविधाजनक हो, यूपीआई के माध्यम से हो या कुछ कष्ट पाके हो। चलिए।